अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे तो आप में से मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम अनीस मुस्तफ़ा है। तो काफ़ी टाइम से मतलब सिंस माय ग्रेजुएशन में पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन। ऑनलाइन तो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो शायद आई थिंक मे भी मुझे उतना एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन सिंस माय ग्रेजुएशन इवन जब मैं ट्वेल्थ में था तो तब से मैंने टीचिंग जो थी वो स्टार्ट की थी। तो उसके बिहाफ में मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोग अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को और भी अच्छा बना सकूँ। और मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि जो भी या जितना भी मैंने इस पास्ट के कुछ सालों में मैंने सीखा है, पढ़ा है या देखा है, मैं वो चीज़ें इस आधे घंटे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो ये मेरा जो इनिशिएटिव अभी जो स्टार्ट करने में जा रहा हूं, इसका प्राइमरी पर्पस जो अपकमिंग एग्ज़ाम JKAS का 2023 विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द मंथ ऑफ जुलाई में जो हो रहा है, मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियोस जो हैं वो अपलोड करने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ मतलब अश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको मेंस पर्सपेक्टिव से तो अभी नहीं कहूँगा कि आप 2 महीने में या ये जो रिमेनिंग 50 डेज बचते हैं आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। सॉरी। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ एश्योरेंस देता हूँ कि अगर ये 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स की वीडियोस जो मैं अपलोड अगर मैं डेली करूँगा, तो अगर आप इन चीज़ों को, इन वीडियोस को अच्छे से वॉच करते हैं, तो मैं आपको मतलब गारंटी देता हूँ कि 101% आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आप पूछेंगे कि सर अगर हमारा प्रीलिम्स हो भी जाता है तो हम उसके बाद क्या करेंगे? तो देखिए, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूँ कि JKPSC का थोड़ा बहुत डिले रहता ही है। तो एग्ज़ाम इज़ ना मतलब इनका मेंस जो है वो सितंबर या अक्टूबर में नहीं होना है। मोस्ट प्रोबेबली मतलब 99% एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन द फरवरी मंथ ऑफ 2024। तो उसके लिए आपको 5 से 6 महीने, इवन 7-8 महीने आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपके पास हूँ ऑलरेडी, मतलब बिल्कुल मटेरियल प्रिपेयर्ड है, कंटेंट रेडी है 101%। बस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूँगा। करंट अफेयर का जो वैल्यू एडिशन होगा वो भी मैं उसको आपको ऐड करके दूंगा। तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर मिलेट न्यूज़ पे था, इस 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कंसिडर किया गया, सपोज UN ने डिक्लेयर किया। तो ये चीज़ें मिलेट के बारे में आपको क्या लिखना है मेंस में, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं आपको बना हुआ बिल्कुल दूंगा। आपको कहीं आने आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टुडे मैंने ऐसे एक वेरी मतलब छोटा सा टॉपिक, एक रेंडमली एक पॉलिटिकल साइंस का उठाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे ऑनलाइन का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये जो 5 या 10 मिनट की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियोस को चलो देखें, समझें, और उसके बाद मुझे आप अपने अपने ओपिनियंस, अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। मतलब बीइंग एल्डर ब्रदर टीचर्स, मैं आपको यही एश्योरेंस दूंगा कि 101% अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज़ मैं स्किप ना करूं, कोई भी चीज़ आप मतलब छूटे ना मेरे से कि जो एग्ज़ाम में आ जाए। और अगर आप मतलब टोटली रिलाई भी करते हैं मुझ पे, तो तब भी मैं आपको खुदा पे, अल्लाह पे भरोसा रखिए, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो टुडे टॉपिक जो है वो आपका पार्लियामेंट और उसकी कंपोजिशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, पार्लियामेंट्री, और यू कैन से दैट पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो इफ आई एम सेइंग दिस इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, देन यू पीपल कैन आस्क मी कि सर अगर ये लेजिस्लेटिव है ऑर्गन है, तो इट मीन्स कोई और अदर ऑर्गन्स भी होंगे। तो यस, ऑब्वियसली देयर इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन एज वेल एज द जुडिशरी ऑर्गन, ठीक है, और यू कैन से दैट सिंपल जुडिशरी। तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ दीज थ्री ऑर्गन? तो देखिए, जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है कि वो लॉ को बनाता है, वो लॉ को फ्रेम करता है। और यू कैन से दैट कि लेजिस्लेटिव इज द ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विच फ्रेम द लॉ, ठीक है। सेकंड वन इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन विच इम्प्लीमेंट द लॉ। जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? आपका एग्जीक्यूटिव। अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिर जुडिशरी का? तो जुडिशरी इज द वन विच एग्जामिन द लॉ, जो लॉ को एग्जामिन करता है कि इधर दिस लॉ इज वैलिड और नॉट। जो भी लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो लॉ वैलिड है या नहीं है, ये चीज एग्जामिन कौन कर रहा है? ये चीज एग्जामिन कर रहा है आपका जुडिशरी। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मतलब एक एपेक्स लाइक स्ट्रक्चर है। एट द टॉप यू कैन से कि दैट के सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट
कोड्स हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड मैनर में, सिंपल आप ट्राइंगल याद रखिए, ठीक है ना। ट्राइंगल का सबसे टिप जो हो गया वो आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट, मतलब एक ही है। नीचे उसका थोड़ा सा ब्रॉडर पोर्शन जो आ गया वो आपका आ गया हाई कोर्ट, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें। तो मैं पार्लियामेंट से डेविएट न होते हुए पार्लियामेंट में ही आता हूँ। मैंने एक तो कहा आपको ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, दूसरी बात आप इसमें याद रखेंगे कि ये पार्ट 5th में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये पार्ट 5th में है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर अगर ये पार्ट 5th में है तो देन टोटल पार्ट कितने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 25। ओके ये भी चीज़ सर ठीक हो गई, लेकिन क्या सर आज के अगर इस टाइम में अगर 25 हैं तो क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में तब भी 25 थे? नहीं, तब ओनली 22 पार्ट्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके सर, तो इसमें जो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक जो आर्टिकल्स हैं वो डील करते हैं इसकी कंपोजिशन को, इसके ड्यूरेशन को, इसके ऑर्गेनाइजेशन को, इसके प्रिविलेजेस को, इसके प्रोसीजर को एंड सो ऑन। मतलब जो भी पार्लियामेंट के अंदर है वो आर्टिकल 79 से लेके 122 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इन चीज़ों के ऊपर डील करते हैं। तो अगर ठीक है ये वाले आर्टिकल्स पार्लियामेंट को डील कर रहे हैं, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, तो अराउंड 470 के इतने हैं, 470। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने थे, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो अब मैं इसकी कंपोजिशन की बात करता हूँ। देखिए जो अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, या मतलब 3 ही पार्ट्स हैं। 3 मेन पार्ट्स आप नहीं मैन नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, मतलब ये 3 पार्ट्स के साथ बना है। देखिए एक तो आ गया आपका काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा आ गया आपका हाउस ऑफ द पीपल एंड थर्ड आ गया आपका प्रेसिडेंट। तो ये देखिए प्रेसिडेंट इज द part of the parliament. I am not saying कि president is the member of the parliament. President is the part of the parliament. ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तभी कोई भी ला जब लोकसभा में कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो लोकसभा उसको पास करती है, देन राज्यसभा पास करेगी और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उसको असेंट देगा, मतलब उसको पास करेगा, तभी वो जाके बिल जो है वो कोई लॉ बनेगा या वो कोई जाके एक्ट बनेगा। अगर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिलना है तो वो लॉ या एक्ट जो है वो नहीं बनेगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि राज्यसभा या लोकसभा, मैंने अभी शायद ये टर्म तो नहीं यूज की, मैंने कहा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। तो दिस काउंसिल ऑफ स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज अपर चैम्बर। ये भी आपको याद रखना है, ये वाला नाम क्या, इसको क्या बोलेंगे हम, अपर चैम्बर बोलेंगे, या इसको आप अपर हाउस बोलेंगे और साथ में सेकंड चैम्बर बोलेंगे। तो जो आपका दूसरा मैंने बोला कौन सा, हाउस ऑफ द पीपल, उसको हम लोअर हाउस बोल देंगे और उसको हम फर्स्ट चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इन्हीं के नाम है, यू कैन यूज दीज नेम्स इंटरचेंजेबली। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, इन 1954 मैंने कहा 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना, कम इनटू फोर्स। तो अब ये देखिए कि 1954 में मतलब आफ्टर 4 ईयर्स हिंदी नेम गिवन टू दिस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ पीपल, हिंदी नेम गिवन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट को नाम दिया गया राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल को नाम दिया गया लोकसभा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखने, कब दिया गया, ये दिया गया 1954 में, ठीक है ना, ये नाम 1954 में, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, चलो आज वीडियो मुझे लगता है ये ज़्यादा लंबी हो गई होगी, आई थिंक 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो आप ये वीडियोस को वॉच कीजिए, देखिए अच्छे से। तो अगर ये चीज़ें आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव लगता है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हुआ है, तो आप अपने ओपिनियंस, अपने रिव्यूज़, अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अभी तो ये मैंने आपके साथ ओरली डिस्कस किया है, आई विल ट्राई कि मैं एक ऐसा बोर्ड यहाँ पे लगाऊंगा तो उस बोर्ड पे हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं पहले ही, क्योंकि अगर मैं ऐसे हर एक चीज़ को डिक्टेट करूँगा या लिखवाऊँगा तो इट टेक्स मतलब मोर टाइम, वो लेक्चर्स जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं बोर्ड पे पहले ही चीज़ें लिख के, सपोज प्री के पर्सपेक्टिव से और देन मैथ्स के पर्सपेक्टिव से, अभी तो कोशिश मेरा मेन टारगेट प्री वाला ही रहेगा, तो मैं चीज़ों को हाईलाइट करके भी लिखूँगा कि सपोज ये चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो इट्स गुड फॉर यू, आपको अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। लेकिन जिन चीज़ों के ऊपर मैं आपको बोलूँगा कि इसको हाईलाइट कर दो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, वो चीज़ें ना आपको एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले उनको पढ़ना है, ठीक है। उनको मतलब 100% बाय हार्ट आपको उनको याद कर देना है, ताकि वो क्वेश्चंस जो हैं डेफिनेटली पेपर में आएंगे। मतलब इतना मेरा मानना है, मेरा कहना है कि मैं जो भी मतलब प्रिडिक्ट करता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चंस बताऊँगा वो डेफिनेटली पेपर्स में आएंगे। तो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।